हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी इंडक्शन की बात किए थे, याद है? इंडक्शन में क्या होता है, मैंने क्या एक बॉडी दूसरे को टच करता है? टच नहीं होता है। एक न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो वो भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। एज ए होल चार्ज मतलब बॉडी न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप क्या देखेंगे, क्या है ये चीज, पहले उसको डेफिनेशन निकाल। ये एक लूप है या क्वाइल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ये नॉर्थ है, ये साउथ। आपको पता है जो यहाँ पे ये क्या है, बार मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट होगा कहाँ से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होता है, लेकिन ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन मतलब जो होगा साउथ से नॉर्थ होगा, इनसाइड द। जैसे यहाँ पे तो अभी दिखाएंगे, ये मोशन में है। मोशन में रहने, अगर मान लो रेस्ट में है तो सर्टेन फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा। अगर मैग्नेट रेस्ट में है, और लूप तो रेस्ट में है ही, ये क्या है अभी? रेस्ट में है। और अगर मैग्नेट रेस्ट में है तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एसोसिएटेड होगा क्वाइल के साथ, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट विथ टाइम। अगर रेस्ट में है तब तो फॉर ऑल टाइम जो है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैग्नेट मोशन में है तो फ्लक्स जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? फ्लक्स इंक्रीज करेगा विथ टाइम। या अवे फ्रॉम द अगर क्वाइल होगा तो डिक्रीज करेगा। तो एक अभी बेसिकली फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए फिगर बनाया है। तो आप चाहे मैग्नेट को नजदीक लाओ तो फ्लक्स बढ़ेगा, और मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो फ्लक्स। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा देखेंगे, whenever there is a change in magnetic flux, electromagnetic तो EMF will be induced। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरह से कह सकते हैं क्या है, कि EMF का यूनिट क्या होता है? EMF का यूनिट
वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो। EMF will be induced in the coil. ब्रैकेट में लिखोगे whether coil is closed or open. यही जो है, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा। इसी फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Whenever अब है जो फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होगा, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे E.A इंटीग्रेशन, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी B.DS का इंटीग्रेशन। तो यही जो है, जब भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो। अगर ओपन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड्स के अक्रॉस, अगर क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो होगा। तो आप लिखेंगे whenever, ऐसे लिखिए, the phenomenon of generating an EMF in the coil or loop, conducting loop, whenever the magnetic flux linked with it changes with time is called electromagnetic induction. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। The EMF thus developed is called induced EMF, and if the two ends of the conductor are joined to form a closed circuit, a current flows in the circuit. This is called induced current. The direction of induced EMF or induced current is determined by Lenz law. Is determined by Lenz law. ब्रैकेट में लिख लोगे उसके बाद, which is based on conservation of energy. Which is based on the principle of conservation of energy.
लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। Magnetic flux phi b. ये जो बी फील्ड आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। मान लीजिए यहां पे हम इस तरह का एक ये सरफेस एस है, यहां पे ds, ये इसका मैग्नीट्यूड ds है, और इस सरफेस पे इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ds ये है, या हाँ, और ये जो है नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये ds सॉरी ये b का डायरेक्शन है, और ये n कैप जो है ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को क्या लिखोगे? उसका मैग्नीट्यूड ds है और n कैप, और ये जो है इस एरिया पे आउटवर्ड नॉर्मल है। वैसे फ्लैट सरफेस है तो आउटवर्ड दो तरीके से हो सकता है। हाँ, ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, तो हम पहले इस सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे और टोटल से निकालना है, क्या कि नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद बताते हैं। और यहाँ पे बी और एन के या एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। लिखेंगे इट मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट मेजर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, total magnetic field lines crossing the given area, crossing the given area crossing the given area। उसके बाद लिखिए magnetic flux associated with any area, magnetic flux associated with any area is given by the expression
फाइव बी नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले स्मॉल हम लोग फ्लक्स निकालेंगे हाँ, और उसको इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस एस है। और ये क्या होता है, फाइव बी क्या होगा, बी डॉट ds वेक्टर, ये जो है बी डॉट ds इस सरफेस से कितना फ्लक्स हुआ, ds एरिया है, मतलब ds एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, टोटल के चलते निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन। ये बहुत ही स्मॉल एरिया है तो ये बी फील्ड कहाँ का है, बी फील्ड एट दिस एरिया, ताकि हर एक पॉइंट पे बी फील्ड आपका वेरी कर रहा है, तो लिखेंगे वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at area element ds vector, उसके बाद लिखिए एरिया इज ए वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर, एरिया इनफैक्ट, एरिया जो है इनफैक्ट स्केलर है, लेकिन जब एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है उसका हमको मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो अगर ये एरिया स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है तब क्रॉस प्रोडक्ट लेना। तो यहाँ पे वेक्टर स्केलर को वेक्टर बनाया गया है, हाँ, और उसका डायरेक्शन एसोसिएट कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली एरिया इज ए वेक्टर, सॉरी स्केलर। तो लिखेंगे एरिया इज टेकन एज वेक्टर and its direction is perpendicular to the area element and directed outward normal. ये अगर ds है, मेरा हैंड अगर ds है तो इस पे ये हुआ नॉर्मल का डायरेक्शन, इस पे परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे बी फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो बी डॉट ds इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, अगर टोटल से अगर निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब लिखिए आप, इफ B is uniform, मतलब कांस्टेंट, मतलब इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, if B is uniform over the total area S, तब हम क्या करेंगे, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और ds का इंटीग्रेशन ओवर s, तो ये क्या हो जाएगा, b डॉट s। अगर लिख लिए यहां तक, तो 5b, अच्छा ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, हम एरिया को एस को ए से रिप्लेस कर दिए हैं, एरिया को जनरली ए से दिखाते हैं, तो एस को हमने क्या मान लिया, इसके एरिया को हमने क्या मान लिया, ए अगर हम मान लेते हैं तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा।
ये हो गया 2। लिखोगे इन जनरल फ्लक्स जो होता है, अगर बी डॉट ए लिख सकते हैं और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन क्या है, मान लो ये कोई क्वाइल है, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है। कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, यहां लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द क्वाइल। तो ये हो जाएगा एन ए बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन 3। ये तो किसी सरफेस से हुआ, अगर कोई क्वाइल से पास कर रहा है, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स उस पे एन हो, तो ये हो गया टोटल फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तब तो ए बी कॉस थीटा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाइड कर दें। एन क्या है लिखिएगा, सबके बारे में लिखवा रहा हूं, एन ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, अगर जैसे जरा देखिएगा, मान लीजिए ये क्वाइल है और ये क्वाइल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लो ये नॉर्मल है, अगर ये प्लेन थीटा से रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी कितने से रोटेट करेगा, थीटा से रोटेट करेगा। तो वही है ये, मतलब इसको हम लोग तो लिखेंगे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। बी लिखिएगा या ए लिखिए पहले, ए एरिया ऑफ द क्वाइल, ए एरिया ऑफ द क्वाइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और लिखिएगा इसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल। थीटा को ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल। अगर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट, अगर ये क्वाइल है, ये जो क्वाइल है बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ऐसे है, और बी फील्ड जो है इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका ये इसका मैग्नीट्यूड ए ले रहे हैं, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ये ऐसे है, तो एरिया वेक्टर होगा ये, और ये है यूनिफॉर्म बी फील्ड। तो अगर बी फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द क्वाइल पे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बी फील्ड is perpendicular to the plane of the coil, to the plane of coil। थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा, हाँ यहाँ परपेंडिकुलर है तो 90 मत कर दीजिएगा, ये होगा। तो थीटा का इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये होगा बी ए कॉस 0, यानी बी ए होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो लिख सकते हो एन बी ए कॉस 0। तो इस केस में फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अब आप देखो, ये ऐसे है, बी फील्ड आ रहा है इधर से, अभी जो है मैक्सिमम फील्ड पास करेगा। अगर हम अपने हैंड को रोटेट कर दें 90 से, ऐसे हो जाएगा,
तो अभी प्लेन ऑफ द कॉइल बी फील्ड के पैरेलल है। तो अभी जो है इस केस में मेरा हैंड का थिकनेस 0 है, समझिए, तो कोई बी फील्ड क्रॉस करेगा है? तो cos 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मान लो 0, ये 0 है, 0 से 90 के बीच में थीटा पे रखो, सेकेंड देखो, अच्छा मैं पहले सेकेंड इसी को कर देता हूं। ये देखो, कॉइल को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो इसका एरिया ये होगा, नहीं, एरिया वेक्टर ये है बी और एरिया वेक्टर है ये है 90 डिग्री। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बी पे कब होगा? जब प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगा? बी फील्ड के पैरेलल होगा। द प्लेन ऑफ द कॉइल is parallel to B field, theta equal to 90 degree, parallel to B field। प्लेन के बारे में कह रहे हैं, जब भी बात हो रही है तो प्लेन के बारे में, तो बी फ्लक्स कितना होगा? 0, ताकि cos 90 0 हो जाएगा। अब ये ऐसे था पहले, अब हमने ऐसे कर दिया, थीटा 90 हो गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस नहीं करेगा। थर्ड में देखिए, ये है कॉइल, इसका जो नॉर्मल होगा इस प्लेन पे, जो ये प्लेन है, इस प्लेन पे नॉर्मल जो होगा ये होगा। अगर ये एरिया है तो ये आपका इस प्लेन में ये लाइन है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एरिया वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये एंगल कितना है? मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिए, ऐसे करते करते ऐसे कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? NAB cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और बी फील्ड के बीच। SI यूनिट क्या होगा? एक तो रिलेशन आप जानते हो, फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, है ना? तो इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक ये हो सकता है। दूसरा, इसी को वेबर, इसको हम लोग वेबर भी कहते हैं, और बहुत सारा रिलेशन है। हाँ, अगर जैसे हाफ LI स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये होता है हाफ LI स्क्वायर। अच्छा, फाई इक्वल टू होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है? LI। तो देखो, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ L को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा फाई बाय आई, और ये हो जाएगा I स्क्वायर, तो I कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स ये जो हो जाएगा फाई पोटेंशियल एनर्जी बाय जूल पर एम्पियर, क्या हो जाएगा? जूल पर एम्पियर। हाँ, या इसको वेबर कहते हैं, वेबर ही ज्यादा चलता है।
1 वेबर कितना होगा? 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। प्रगति का आपको लेट हो गई। और इसका डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। एनर्जी, एनर्जी का क्या हो गया? ml2 - 2a-। ये डिराइव जो किए हैं ताकि आप इजीली डायमेंशन निकाल सकें। इसमें आपको टेस्ला का डायमेंशन अलग से निकालना पड़ जाएगा। और L का अगर इंडक्टेंस का निकालना चाहोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा U/I²। L का U/² और इसका हो जाता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, इसका हो जाता है हेनरी। L/I U/I² यानी एनर्जी बाय करंट का स्क्वायर को ही हेनरी कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद इसका SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है? 1 वेबर। CGS यूनिट क्या है? क्या है बोलिए? ये सब आपको 1 मार्क्स में पूछेगा। 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ट्वेल्थ में 16 या 70 क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, MCQ टाइप का होता है या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो वो उस सब में ये पूछता है। यूनिट पूछ देगा, डायमेंशन पूछ देगा, उसमें रिलेशन पूछ देगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल 1 लिखिए। फ्लक्स पे कुछ 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं फ्लक्स निकालने के लिए। इन ए रीजन ऑफ स्पेस, in a region of space, magnetic field is, in a region of space, magnetic field is B1 I cap minus B2 J cap. What is the total flux? What is the total flux due to this field? Due to this field associated with an area, associated with an area S. If area vector lies in the XY plane, the XY plane, और सेकेंड में लिखिए एरिया वेक्टर लाइज इन द YZ प्लेन। फर्स्ट जो है ये है X, ये है Y, ये है Z।
ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा? जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये जो होगा ये होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो ये कितना हो गया, एस के कैप। तो यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट लगे तो आई डॉट के भी 0 होगा, जे क्रॉस के भी 0 होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। दूसरा है ये है एक्स को, मान लो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो ये जो है वाई जेड प्लेन में, तो ये है एस। तो वाई जेड प्लेन में होगा तो इस पे नॉर्मल जो होगा वो कौन सा एक्सिस होगा? तो ये एस है तो एक स्मॉल एरिया लिया ds, तो ये होगा ds, और ds वेक्टर जो होगा ये होगा ds आई कैप। नहीं होगा। तो यहां पे जो आप फ्लक्स निकालोगे, भी एरिया लेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? B1S। समझ में आ रही है? नेक्स्ट लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस, the magnetic field in a region of space varies with x, as vector b equal to है b naught plus b1x k cap। Vector b equal to b naught plus b1x k cap। Find out the magnetic flux. Find out the magnetic flux through an area bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, and x equal to a, y equal to b। in the xy plane।
ये x है, ये y। बी फील्ड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्या कि x पे डिपेंड कर रहा है। ये जो रेक्टेंगल बनेगा इस तरह से बनेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये है लाइन। x इक्वल टू a, ये हुआ x इक्वल टू a, और y इक्वल टू b, ये हुआ। अब हम यहाँ पे वेरिएबल है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, x डिस्टेंस पे, और इसका थिकनेस है dx। ये जो एरिया है इसका थिकनेस जो है dx, ये आउटवर्ड नॉर्मल ये हुआ, तो आउटवर्ड नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो dA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? इसका ये b है तो ये भी b होगा। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ b, एरिया वेक्टर ये होगा k कैप, b dx k कैप, ये होगा ना। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? d फाई निकालिए आप। b डॉट dA, b दिया हुआ है, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। निकला? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो k डॉट k तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? b नॉट प्लस b1x और सिंपली b dx। k डॉट k तो 1 हो गया, ये हो गया b नॉट इंटू b। फाइव b अगर करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे b1 b x dx का इंटीग्रेशन, 0 से a, 0 से a। आपका इतना कटपुट काहे होता है? जो भी इतना कटपुट नहीं होना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5b b नॉट ए बी प्लस b1 b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। ए बी बाई 2 अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2b नॉट प्लस b1 a। नोट कर लिया आप लोग? फैराडे एक्सपेरिमेंट।
हाँ लिखेंगे, फेराडे ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट्स। Faraday observed the following facts through his experiment. Faraday observed the following facts through his experiment. फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे when magnet moves towards the coil, पूरा के 47 था यार, towards the coil, a deflection is observed in the galvanometer. A deflection is observed in the galvanometer in a certain sense. In a certain sense. In a certain sense. सेकंड में लिखिएगा, when the direction of magnet is reversed, deflection in the galvanometer also reversed. नेक्स्ट लिखिए, फास्टर इज द मैग्नेट मूव्स, greater will be deflection observed in the galvanometer. Greater will be deflection observed in the galvanometer. Next लिखिए, when magnet is kept constant, when magnet is kept at rest, no deflection is observed in the galvanometer. ब्रैकेट में लिखिएगा, as there is no change in flux through the coil. As there is no change in magnetic flux through the coil. अब लिखिए, अब हम क्या करें देखिएगा, अगर हम मैग्नेट को स्टॉप कर दें और कॉइल को ही आगे पीछे ले जाएं, मतलब कॉइल को ही हम मोशन में ले आए,
तो सिमिलर इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखे हैं? Coil is moved towards or away from the magnet. The similar effects will be observed. The similar effects will be observed as described above, या as discussed above. अब इंटरेस्टिंग फेनोमेना है जो इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, उस मैकेनिज्म को समझें। ये तो पता चला जो फ्लक्स चेंज करता है अगर कॉइल से तो ईएमएफ या करंट फ्लो करता है, लेकिन फ्लक्स चेंज करने से करंट का क्या रिलेशन है, किस तरह से करंट बनता है, वो जरा सा समझते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर जरा देखें, अगर यहां पे ये ओपन रहता, सर्किट क्लोज नहीं रहता, तो इसके अक्रॉस जो है ना, ये एंड पॉजिटिव होता है या ये एंड, कौन एंड पॉजिटिव होगा कौन एंड निगेटिव होगा वो बात की बात है, लेकिन इसके अक्रॉस क्या होता, एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड होता जो इसमें करंट फ्लो कराता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा। अच्छा, ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अभी हम इसको दिखाते हैं ऐसे। ये इंड्यूस्ड करंट है, कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, और इधर से अगर देखोगे तो कैसा लग रहा है, ये ऐसे है कॉइल, तो इधर से देखने पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज कैसे होगा, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले देखते हैं जो करंट कैसे फ्लो करता है। तो ये जो है कॉइल है, इसमें थिकनेस भी होगा, उसको मैग्नीफाइड करके हम दिखा रहे हैं। करंट जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कैसे होता है, जब चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। वैसे कंडक्टर है तो इसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में, पॉजिट्रॉन का दूसरे डायरेक्शन में सिमिलर होगा। तो हम पॉजिटिव चार्ज मान लो अगर लेते हैं, तो करंट फ्लो करने का मतलब है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई भी कंडक्टर है तो इसमें किस तरह का मोशन है, इसमें कोई करंट नहीं है, मान लो कॉपर का है, क्यों, क्या कि रैंडम मोशन है। अगर डायरेक्टेड बैटरी लगा देने से क्या होता है, उसका डायरेक्टेड मोशन होता है, सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहां पर भी चार्ज जो है सर्टेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग सोचते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे यूनिडायरेक्शनल मोशन में मूव करता है, तो चेंज इन फ्लक्स के चलते हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो चेंज इन फ्लक्स होने से बेसिक बातें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हाँ, इस पे फोर्स लगाता है ना। हर एक इस पे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई।
तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे फोर्स लगाता है। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो चार्ज किस तरह से फ्लो होगा, लिखिए। ये इसके अंदर का मैकेनिज्म है। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज एट रेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये दोनों डिफरेंट है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। नॉन कंजर्वेटिव, ये भी पूछता है, याद रखिए, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है ये। एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अब जरा देखिएगा, जरा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है dV इक्वल टू E डॉट dl का इंटीग्रेशन। अगर मान लो VB माइनस VA करते हैं तो ये होता है A, यहां पे B, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr। अब यहां पे आइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो इसका ये मतलब होगा, अगर E डॉट dl ओवर ए क्लोज पाथ अगर 0 हो जाता है तो इसको कहेंगे कंजर्वेटिव। E डॉट dl अगर आपको कहे जो ये प्रूफ कीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो अगर E डॉट dl ओवर ए क्लोज पाथ अगर 0 हो जाता है तो उसको कहेंगे कंजर्वेटिव। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है, कहने का मतलब ये है जो E डॉट dl ओवर ए क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब E जो है नॉन कंजर्वेटिव है। अब आइए, अब देखिए, पोटेंस ये ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये होता है E डॉट dl। dl का डायरेक्शन क्या होगा, जो E का डायरेक्शन है, E के डायरेक्शन में ही हम क्या लेते हैं, dl वेक्टर। समझ में आई बात, E के डायरेक्शन में dl को चूज करते हैं, तो E डॉट dl ओवर ए क्लोज पाथ, ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इक्वल टू E डॉट dl। ये 0 नहीं होता है तो कितना होता है, E और dl के बीच का एंगल कितना है, 0। तो E dl, E कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे, तो बाहर निकाल देंगे, तो dl 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 करेंगे। अगर मान लो इसका रेडियस है r, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2πr, ये ना होगा, which is not equal to 0। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, मतलब फैराडे जो लॉ दिया सेकंड लॉ, वो क्या है सो देखो। उन्होंने कहा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा किसी कॉइल से तो क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? देखो यहां पे ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और बी डॉट ए, मान लो थीटा 0 है तो बी ए फ्लक्स हो गया। आइदर फ्लक्स चेंज कर रहा हो, मान लो यहां पे एरिया कांस्टेंट है, बी चेंज कर रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ हाँ डी बी बाई डी टी। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो कौन सा फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। समझ में? तो कहने का मतलब हुआ जो फाइनली वी कैन से दैट a time varying magnetic field or magnetic flux varying magnetic field with time produces electric field inside and outside the conductor. Inside and outside the conductor, which force to charge in a conductor in a specific direction. And thus produce the current, क्या हुआ? And thus produce a current in the loop. अब ये लगा हुआ है, मत बोलिए। जो कहता है वो लगा हुआ है, इसका मतलब वो कहता है मत बोलिए। और अब जरा सा ध्यान दीजिए और भी लिख लीजिए। Time dependent magnetic field or magnetic flux produces electric field inside or outside the coil or conductor, which has force to move the charge carrier in such a way to produce the current. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। लिख लो अगेन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, this electric field is different from the electric field produced by a stationary charge. Is different from the stationary. लिख लिया। This electric field
is non-electrostatic and non-conservative in nature. तो करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है उसका मैकेनिज्म आप लोग समझ गए। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ई डॉट डी एल, यहाँ पर भी ई डॉट डी एल होता है लेकिन वहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे ये जीरो नहीं होता है क्योंकि ई और डी एल का डायरेक्शन सेम होता है। अच्छी बात है। ये तो फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया, अब फैराडेज लॉ पे आ रहे हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को अंतोगत्वा दो लॉ में कन्वर्ट कर दिया इस बेसिक फैक्ट्स को। तो लिखेंगे फैराडे लॉ, लिखिएगा फैराडे लॉ of electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction. लिखेंगे on the basis of his experiment, on the basis of his experiment, Faraday concluded his experimental facts. Faraday concluded his experimental facts in the form of two laws. Faraday first law, Faraday's first law. फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहा, किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स जब तक चेंज करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही चेंज इन फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो लिखेंगे whenever the magnetic flux linked with the circuit or coil, whenever the magnetic flux linked with the circuit or coil changes with time, an EMF is induced in the circuit which persists so long as the change in magnetic flux associated with the circuit continues. ये तब तक परसिस्ट करेगा जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज होगा। जैसे ही चेंज इन फ्लक्स स्टॉप होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आइए फैराडे सेकेंड लॉ। लिखेंगे the magnitude and direction of induced EMF. The magnitude and direction of induced EMF. The magnitude and direction of induced EMF is directly proportional to
the rate of change of magnetic flux, the time rate of लिख दीजिएगा, the time rate of change of magnetic flux, the time rate of change of magnetic flux linked with the circuit, linked with the circuit. Mathematically, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर हम मैग्नीट्यूड इसको मॉड को हटा दें तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। लिखेंगे where k is the proportionality constant, where k is the proportionality constant, where k is the proportionality constant and which depends upon the system of unit chosen, the system of unit chosen. लिखेंगे in both unit k is taken to be 0, in both unit SI or CGS k is taken as 1, therefore induced EMF equal to minus d phi b by dt. अब देखिए, अगर if डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा चेंज इन फ्लक्स अगर ये पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव आएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, और मतलब तब ये अगर होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव होगा। इफ अगर डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी या डी फाई बाय डी टी अगर टाइम के साथ ये डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। एक जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जो मान लो ये क्वाइल है और मैग्नेट, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऐसे आ रहा है, हम एक ही लाइन दिखा रहे हैं, तो यहां पे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्या होगा, फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ना, अगर ये क्वाइल है तो क्लॉकवाइज करोगे तो फ्लक्स ऐसे होगा, फ्लक्स का एडवांस करेगा इस डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये मैग्नेट दूर जाता तो क्या होता, घटता, तो फ्लक्स घट रहा है तो ये उसको बढ़ाने के लिए क्या होता, क्लॉकवाइज। अपोज करने का मतलब हुआ बी फील्ड जिधर है उसके अपोजिट सेंस में, बी फील्ड कैसे इधर जाएगा, क्लॉकवाइज में, तो उसका अपोज करने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में बी फील्ड इधर जा रहा है तो फ्लक्स इधर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इधर आएगा। खैर क्लियर होगा वो चीज। तो हम एक ये जस्ट उदाहरण आपको बताया, जो बहुत आदमी नहीं समझता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा, तो एक छोटा सा उदाहरण से हमने दिया है
अभी लेंज लॉ बचा हुआ है जो इस सब के बारे में बताता है। तो ये है, ये अब देखिए 5B के बारे में हमको पता है। माइनस डी बाई डी टी, फाइ क्या होता है बता चुके हैं, एन ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए एन, ए डॉट बी होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये हो जाएगा दिस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 तरीके से, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये 4 तरीका है जिससे कि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिखिए, लिखेंगे इन जनरल या नॉर्मली there are 4 ways to produce the induced EMF. पहला, by changing number of turns in the coil, n लिखिएगा पहले, by changing number of turns in the coil, इसको डेल्टा n कर दीजिए। उसके बाद by changing area of the coil, by changing area of the coil, by changing area of the coil, पूरा चल रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ वाह, पॉजिटिव नेगेटिव में तो महारत है महाराणा को, नहीं एक ई मिलना चाहिए और एक एन मिलना चाहिए, एन में ए, गुड। ई और एन लिखने में तो बहुत मजा आता है। थर्ड में लिखिए बाय चेंजिंग बी फील्ड, बाय चेंजिंग बी फील्ड, और फोर्थ पे लिखिए बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। लिखेंगे इट स्टेट्स दैट the direction of induced current, it states that the direction of induced current, ब्रैकेट में लिखो, और induced EMF, bracket enclosed, will appear in such a direction, will appear in such a direction, will appear in such a direction that it opposes the change, that it opposes the change that produced it, that produced it. ये उसी का अपोज करता है जिसके चलते ये उत्पन्न होता है, जैसे बाप और बेटा। वे भी उदाहरण कर सकते हो। बेटा हर एक का 99% अपने पिता को कहेगा अपने फ्रेंड के सामने, बुद्धि उद्धि नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा ना, कहेगा बूढ़ा हो गया ना, तो सठिया गया है,
हाँ, ये जनरली 99% यही बात होता है। और फिर देखो क्या विडम्बना है, उसका जब जनरेशन आएगा तो उसका बेटा कहेगा वही बात, उसका क्या किया है। हाँ, तो ये सतत चलता रहता है प्रक्रिया, मतलब कोई प्योर है नहीं, मतलब सब इम्प्योर ही है। इसलिए अभी तक कोई एब्सोल्यूट पे पहुंच ही नहीं पाया है। हम लोग कैसा मजाक करते हैं, इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली में यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, और हम लोग सब कुछ करते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। न इनर्शियल, जब इनर्शियल फ्रेम का पता ही नहीं है तो नॉन इनर्शियल क्या होगा, हैं? तो हम लोग पढ़ते भी तो इसी तरह से हैं। क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे, इट इज बेस्ट, लिखिएगा, इट इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it is based on the principle of conservation of energy. It is based on the principle of conservation of energy. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन की बात मैं बताता हूँ, एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो ये लूप है, ये ऐसे ऐसे का क्या मतलब हुआ, ये ऐसे ऐसे का क्या मतलब हुआ, मतलब ये क्वाइल ऐसे है और ये पीछे है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मतलब, ये मतलब नहीं है जो कटा हुआ है। हाँ, अब देखो ये मैग्नेट है, ये जो है इधर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप जानते हो जो ये लूप जो है, अगर इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं, अच्छा मान लो ये है, तो इसमें कैसे करंट, अगर करंट आप जानते हो, अगर कोई लूप में करंट फ्लो होगा तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, होगा कि नहीं। अब देखो ये नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इसमें करंट इस तरह से अपियर होगा जो नॉर्थ पोल का आने देना चाहेगा कि रिपेल करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। तो इधर बनेगा, मान लो इस लूप का लाइन ये दिखा रहे, एक साइड ये इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, तो म्यू का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ। अब देखो यहां पे एक्चुअली लूप है, ये इसको एकदम परपेंडिकुलर है इस पे, तो म्यू का डायरेक्शन ऐसे है, यहां पे देखो, अगर म्यू का डायरेक्शन किधर है, मेरे तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, म्यू का डायरेक्शन ये है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज कर देंगे तो म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो यहां पे बताओ, यहां पे हम लोग समझेंगे एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ ये होगा साउथ, तो म्यू का डायरेक्शन ये होगा, तो म्यू का डायरेक्शन इधर से हम देख रहे हैं, तो इधर म्यू का डायरेक्शन कब होगा, जब इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, आई जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा इधर से देखने पे।
दूसरा तरीका ये है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहां पे क्या बनेगा, इस फेस पे क्या बनेगा, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, इधर आएगा ना, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे नॉर्थ बनेगा, फ्रंट। तो इसको दिखाएंगे एन, और एन को थोड़ा सा मोड़ दो ऐसे, और इसको भी थोड़ा ऐसे मोड़ दो और ऐसे दिखा दो, तो इधर ऐसे जाएगा करंट। बात समझा? एन को थोड़ा सा लंबा करके मोड़ दिए और इसको लंबा करके मोड़ दिए, और इधर से देख रहे हैं मैग्नेट के तरफ से, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे जो ईएमएफ होगा वो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, होगा कि नहीं? अब देखो, ये फर्स्ट हुआ एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लो। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ये इधर जा रहा है, मोशन इधर हो रहा है, अब जो है ये कितना जल्दी बदलता है सो देखो, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो क्या कहेगा, आप भैया तुम दूर मत जाओ, जब नजदीक आ रहा है तो कहता है मत आओ, जब दूर जा रहा है तो कहता है दूर मत जाओ। मैंने क्या कहना चाहता है पता ही नहीं चल रहा है, न नजदीक आओ न दूर जाओ, क्या करेगा बेचारा, तो फंस गया। ये तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, कंप्रेशन में भी चेंज नहीं और एक्सटेंशन में भी चेंज नहीं। तो यहां पे अब हो जाएगा, ये जनरेट करेगा यहां पे साउथ पोल, लेकिन साउथ लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखे हैं लेकिन ऐसा थोड़ा कर दिए हैं, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऐसे, इधर ऐसे इधर ऐसे, तो इधर हो जाएगा ऐसे और इधर हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो यहां पे इस तरह से होगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ऐसा होगा, नहीं होगा? आप कहाँ थे, वो आने जाने के बीच में फंस गए थे क्या? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये अब क्या चाहेगा, अपोज मत कहिए, नजदीक लाना चाहेगा, तो नजदीक लाने के लिए कौन सा पोल होगा, तो साउथ पोल हुआ है? ज्यादा चिंतन मत कीजिए, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा था तो चाह रहा था दूर जाओ भैया, नजदीक आना चाहोगे तो दूर जाओ, और दूर जाना चाहोगे तो भैया दूर मत जाओ, नजदीक आओ, बैठा गया। लिख लीजिए, अभी तक लिखी कि नहीं, इसी में घूम रही हो अभी, इसमें क्या, हमको तो नहीं लगता है कि इसमें बहुत घूमने की जरूरत है, ने कितना आसान चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड क्या नाम है, प्रगति का। नॉर्थ पोल नजदीक आना चाह रहा है तो भाई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, करंट ऐसे हो गया,
नॉर्थ पोल आना चाह रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल बना तो उसको रिपेल कर रहा है, भैया मत आओ। ये कह रहा है हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं तो कहता है भैया नहीं जाओ। नहीं जाओ मतलब साउथ पोल हो गया। अपोजिट नेचर है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, विकर्षण हो गया। ये पॉजिटिव था, यहां पर पॉजिटिव बनता तब तो फिर रिपेल करता। ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल हो जाता तो भैया जाओ, तो ये हो गया निगेटिव। प्रगति का समझ में आया? आ गया? चलो, 2 महीना तक अभी तक ग्लास नहीं चेंज हुआ है, बस यहीं पे स्टॉप करेंगे।